हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मास्टर क्लास अभिव्यक्ति में आपका स्वागत है। जैसा हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का 4th सेक्शन आज डिस्कस करना है। देखिए, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर को एक साथ ही डिस्कस किया था, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको मैंने सेगमेंटेड इसलिए कर लिया थोड़ा सा बच्चों के लिए वो सुविधा हो। चीज़ें काफ़ी सारी हैं, एक ही चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो इनको हम प्रॉपर कवर कर सकें, हर एक स्टेटमेंट को अप्रोच कर सकें, ये हमारा एफर्ट होता है। मैं कोशिश करूंगा इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं वो एक सिंगल शॉट में ही आपको दिए जाएं। आप अपने कमेंट्स के थ्रू ये बताएं भी कि उनको सिंगल शॉट्स में आपको देना, एक ही लेक्चर में देना ज़्यादा ठीक रहेगा, या फिर जो है वो आप तक सेगमेंटेड पहुँचाए जाएँ, ड्यूरेशन जिससे कम रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कल तक हम बात कर चुके थे पॉलिनेशन प्रोसेस में जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है उनकी। अब है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। हिंदी के बच्चे ध्यान दें, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इसको कहा जाता है परागकण स्त्री केसर अन्योन्य क्रिया। तो देखिए बच्चों, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहाँ से शुरू होता है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का इनिशिएशन यहाँ से होगा। स्टिग्मा पर आप ये कहते हैं पॉलन ग्रेन आ गया है। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और उसके बाद एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ। पॉलिनेशन के प्रोसेस में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इनिशिएट हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को अप्रोच कर गया है। ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है। इज इट द राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन? ये राइट टाइप पॉलन ग्रेन है या फिर रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है? इसके अकॉर्डिंग ये पॉलन ग्रेन इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने दिया जाएगा या फिर इसका जर्मिनेशन रोक लिया जाएगा। तो देखिए, ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, जैसा आपने पढ़ा, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन आता है। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अब स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आ गया, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ जो पिस्टल है वो अपने आप में एक डायनेमिक फंक्शन करता है स्टिग्मा की हेल्प से। स्टिग्मेटिक प्रोटीन, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, इसमें जो एक्साइन है, इस एक्साइन पर कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स की प्रेजेंस है। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, एक्साइन पर कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स टैपिटम ने प्रोवाइड करवाए थे। कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स टैपिटम के थ्रू प्रोवाइड करवाए गए थे। तो एक्साइन जो टैपिटम के थ्रू कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स ले लेती है, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन कर लेती है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स और पोलन किट जो है वो भी टैपिटम ही प्रोवाइड करती है। एक्साइन पर इन सब सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ देखिए, इनके बीच इंटरेक्शन शुरू हुआ। इसको आप प्रोटीन मीडिएटेड इंटरेक्शन या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कह सकते हैं। प्रोटीन मीडिएटेड इंटरेक्शन बच्चों आप कह सकते हैं, या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो स्टिग्मेटिक प्रोटीन और एक्साइन पर जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन है उनके बीच इंटरेक्शन होगा। अगर ये राइट टाइप है तो इसको जर्मिनेट होने दिया जाएगा, और अगर ये रॉन्ग टाइप है तो इसके जर्मिनेशन को बच्चों रोक लिया जाएगा। देखिए, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है, जर्मिनेट अगर होता है तो इस जर्मिनेशन की प्रोसेस में इंटाइन से, जर्मपोर से होते हुए पॉलन ट्यूब अंदर आएगी, और ये पॉलन ट्यूब जो है वो फाइनली जैसे ही इनिशिएट होती है वैसे ही इसमें जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट बना लेती है। 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ होता है और ट्यूब न्यूक्लियाई इस टिप पार्ट पर आ जाता है। तो ट्यूब न्यूक्लियाई की प्रेजेंस आपको कहाँ मिलेगी? इसमें ट्यूब न्यूक्लियाई की प्रेजेंस मिलेगी टिप पार्ट पे। देखिए, यहाँ टिप पार्ट पे ट्यूब न्यूक्लियाई होगा और 2 मेल गैमेट जो हैं वो आप कह सकते हैं 2 मेल गैमेट्स, ये स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। क्लियर? अब इसके बाद देखो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टिग्मा और किसके बीच चल रहा है? पॉलन ग्रेन के बीच चल रहा है। अगर ये बाय द वे रिजेक्ट होता है तो 2 तरीके की रिजेक्शन है। एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं लिखती, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। एक आप कह सकते हैं स्टिग्मेटिक रिजेक्शन और दूसरा रिजेक्शन आप कह सकते हैं स्टाइलर रिजेक्शन। सो देयर आर द 2 टाइप ऑफ रिजेक्शंस। 2 टाइप के रिजेक्शंस हैं, एक स्टिग्मेटिक है और दूसरा जो रिजेक्शन है उसको आप कह सकते हैं ये है स्टाइलर रिजेक्शन। अगर पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ही रिजेक्ट कर दिया जाता है तो याद रखें, एक्साइन के प्रोटीन जो कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स हैं वो टैपिटम ने प्रोवाइड करे थे। टैपिटम की प्लोइडी 2n है, इनका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? स्टिग्मेटिक प्रोटीन्स के साथ। स्टिग्मा पहले से 2n है, ये स्पोरोफाइटिक रिजेक्शन होगा। और उसके बाद ये जो पॉलन ट्यूब अंदर एंटर हो गई है, अगर स्टाइल में रिजेक्शन होता है तो स्टाइलर जो प्रोटीन है वो 2n ही है, लेकिन आप कहेंगे जो पॉलन ट्यूब है वो n है। तो यहाँ इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है ये इंटरेक्शन स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक होता है। इस केस में अब पॉलन ग्रेन की, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक लिया जा रहा है, तो इसका मतलब रिजेक्शन n का होना है, तो इसको आप कह देंगे गैमेटोफाइटिक रिजेक्शन। तो ये बेसिक मैकेनिज्म इसका है। पिस्टल जो है
वो इस पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्निशन जो है वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किस पे बेस्ड है, आप क्लियरली कह सकते हैं केमिकल इंटरेक्शन पे बेस्ड है। तो देखिए ये कह रहा है pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen grain, compatible pollen grain of same species। पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये गारंटी नहीं है कि कॉम्पिटेबल या जो जर्मिनेट हो सके सही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो। वो कह रहा है ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम स्पीसीज और आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। अदर स्पीसीज से भी रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन ऑब्वियस है जो ट्रांसफर होगा वो रॉन्ग टाइप ही होगा अदर स्पीसीज से, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। और वो कह रहा है कई बार सेम प्लांट से भी रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आ जाता है। तो अगर सेम प्लांट से रॉन्ग टाइप बता रहा है, इसका मतलब सेम प्लांट पे जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी पॉलन ग्रेन की नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे प्लांट्स में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जिन प्लांट्स में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स में ही, इन प्लांट्स में ही आप ये कह सकते हैं एग्जैक्टली सेम स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो देखो यहाँ लिखा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबल अगर होगा तो सेम प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेयर इट इज द राइट टाइप कॉम्पिटेबल और द रॉन्ग टाइप इनकॉम्पिटेबल। तो राइट टाइप को कॉम्पिटेबल कहा है, रॉन्ग टाइप को इनकॉम्पिटेबल कहा है। If it is one of the right type of the pollen, pistil accept the pollen and promote the post pollination event। अगर right type का आया है तब जैसा मैं अभी बात कर रहा था इंटरेक्शन हो जाएगा और उसको जर्मिनेट होने दिया जाएगा, और रॉन्ग टाइप का होगा तो ये रिजेक्शन प्रोसेस आएंगे जिसमें दोनों रिजेक्शन आपने डिस्कस किए, स्टिग्मेटिक रिजेक्शन एंड स्टाइलर रिजेक्शन। आइए देखिए ये पॉलन ट्यूब की एंट्री यहाँ हो रही है। इस डायग्राम से कुछ चीज़ें जो है ना वो डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करनी है, वो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले पॉलन ग्रेन यहाँ आया तो देखिए ये एंटरिंग पॉलन ट्यूब आपको यहाँ दिखाई दे रही है। एक बात पहले ही क्लियर कर लें, एक स्टिग्मा पर एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट हो सकते हैं। जैसा इस डायग्राम में आपके सामने एक से अधिक ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट हो रहे हैं। ये एक पॉलन ट्यूब आप ये देखिए यहाँ तक एंटर कर रही है। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री मेनली बच्चों माइक्रोपाइलर एंड से होती है। माइक्रोपाइलर एंड जो है उसकी तरफ से एंट्री होगी। इसके अलावा एंट्री जो है वो चलेजल एंड से भी हो सकती है। चलेजल एंड से अगर एंट्री होती है, जैसे ये दिखा रखा है ना, देखिए चलेजल एंड से अगर एंट्री होगी तो ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री है। चलेजल एंड से अगर एंट्री होती है स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियोसेक का ये देख लें आप, इस एम्ब्रियोसेक को आप अगर देखें ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल हमें दिखाया गया है। तो इसके इसमें चलेजल एंड से एंट्री अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं चलेजोगेमी। क्लियर, क्या बोला जाता है, चलेजोगेमी। माइक्रोपाइलर एंड से अगर एंट्री होती है तो बच्चों इसको बोला जाता है पोरोगेमी। और अगर एंट्री इंटेग्यूमेंट से होती है तो उसको इंटेग्यूमेंट्री एंट्री आप कंसीडर उसको करते हैं, उसको मीजोगेमी कह दिया जाता है। इफ पॉलन ट्यूब एंटर फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स तो उसको क्या कह दिया जाएगा, मीजोगेमी। तो इस तरीके से ये एंट्री की जो बात है वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। क्लियर। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट जब स्टिग्मा पे करता है या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद में जब एंटर करता है फाइनली, तो देखो ये एंट्री कंडीशन आपको दिखा रखी है। सबसे पहले वो सिनर्जिड सेल में एंटर करता है, और सिनर्जिड सेल में जब एंटर करेगा तो सिनर्जिड सेल के फिलीफॉर्म एपरेटस, ध्यान रखें फिलीफॉर्म एपरेटस कई बार आ चुका है, नीट AIPMT दोनों टाइप के जो एग्जाम हुए सब में पूछा गया है। 2015 में स्टेटमेंट्स पूछे गए। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है बच्चों, ये गाइड करता है, गाइड एंट्री ऑफ PT। पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है उस पॉलन ट्यूब की एंट्री को ये गाइड करेगा। जैसे ही सिनर्जिड सेल में एंटर कर जाएगा, एंटर करने के बाद देखिए सिनर्जिड सेल में ये जो है वो पॉलन डिस्चार्ज रिलीज करता है। पॉलन ग्रेन जो आया है मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन डिस्चार्ज रिलीज करेगा। इस पॉलन डिस्चार्ज में देखिए दो मेल गैमेट होते हैं, जिसमें एक एग सेल के साथ फ्यूज होगा और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुके हैं, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैन 3N बना देंगे और एग सेल के साथ ये फ्यूज होकर आपको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। आगे थोड़ी बात इसकी करेंगे हम, यहाँ हमने इसलिए ब्रीफ कर लिया क्योंकि डायग्राम्स हमारे पास यहाँ दे रखे हैं। तो आइए आगे वो कह रहे हैं कौन सी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को लीड करती है। यहाँ लिखा है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं, दीज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट लीड्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को बच्चों ये लीड करवा देते हैं। वो कह रहा है कि अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है, द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। जैसा मैं आपको कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है, पिस्टल रिजेक्ट्स, कहाँ रिजेक्ट करती है, पोलन प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा,
और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो स्टाइल में, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो स्टाइल में या पोलन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर रिजेक्ट कर देती है। इसको मैंने आपको स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है बच्चों। गैमेटोफाइटिक रिजेक्शन होगा, स्पोरोफाइटिक रिजेक्शन भी होगा। क्लियर? वो कह रहे थे एबिलिटी ऑफ द पिस्टल रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल। तो पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग होता है। इस डायलॉग को आप कह चुके हैं ये है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ये प्रोटीन मीडिएटेड इंटरेक्शन होता है जिसको कंटिन्यूअस डायलॉग हम बोल रहे हैं। क्लियर? इसके बाद ये कह रहा है दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, और वो केमिकल कंपोनेंट प्रोटीन्स हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए यहां कहा गया है इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स the botanists have been able to identify some of the pollen pistil components of the interaction leading to the recognition by acceptance or rejection। तो कई और recent studies जो है उस पर की गई है। As mentioned earlier, compatible pollen, the pollen grain germinate on stigma and produce a pollen tube। तो फाइनली देखो जो pollen tube germinate हो जाता है ना स्टिग्मा पे, उसकी कंडीशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं, जिससे आगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो है उन पे हम बात कर सके। इस तरीके से देखो ये pollen grain बच्चों जर्मिनेट हो गया। अब ये जर्मिनेट हो गया, ये बाहर की तरफ एक्सैन था। एक्सैन पे हमने कहा जर्म पोर की प्रेजेंस होती है। जैसे मैंने यहाँ 2 जर्म पोर दिखा रखे हैं, एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब वहां से बाहर निकल चुकी है, फैसिलिटेट कर दी गई है। तो इस केस में ये ट्राइकोल्पेट कंडीशन था, मतलब 3 जर्म पोर यहाँ प्रेजेंट थे, 2 जर्म पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर देखो ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के टिप पार्ट पे जो होगा ये आप कहेंगे कौन सा न्यूक्लियाई होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। 2 सेल उसमें हुआ करती थी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और ये देखिए दोनों मेल गैमेट हैं जो जनरेटिव सेल से बने हैं। जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, 2 मेल गैमेट्स। क्लियर? अब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई यहाँ इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इस पोलन ट्यूब का जो इलोंगेशन, इस पोलन ट्यूब के इलोंगेशन को वेजिटेटिव न्यूक्लियाई कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ आपको पता है पेक्टोसेलुलोजिक एंटाइन है, तो सेल वॉल इलोंगेट हो रही है, उसके साथ साथ मेम्ब्रेन इलोंगेट हो रही है। तो ये वॉल और मेम्ब्रेन का जो इलोंगेशन प्रोसेस है, ये वॉल और मेम्ब्रेन का जो इलोंगेशन प्रोसेस है, इसको बिना न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट नहीं किया जा सकता। सो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब के इलोंगेशन को कोऑर्डिनेट करेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच टू द ओवरी। स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से वो जो है वो आप ये कह सकते हैं पोलन ट्यूब एक तरीके से इलोंगेट होते हुए वहां तक पहुंचती है। उसके बाद कह रहा है यू वुड रिकॉल द सम प्लांट्स पोलन ग्रेन आर शेड इन 2 सेल कंडीशन। तो देखिए मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बच्चों, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही आता है, 2 सेल स्टेज में, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। तो बहुत क्लियर लिखा है, ये भी ध्यान रखें। जनरेटिव सेल में डिवीजन से मेल गैमेट्स के बनने का जो प्रोसेस है वो स्टिग्मा पर ही शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो स्टाइल में एंटर करती है तो वो 2 मेल गैमेट के साथ एंटर करती है। क्लियर? इन प्लांट्स विच शेड द 3 सेल्ड कंडीशन, कुछ प्लांट्स में 3 सेल्ड कंडीशन में भी बच्चों ये जाता है, वहां 2 मेल गैमेट जो हैं वो बिगनिंग से ही होंगे। तो पोलन ट्यूब वहां जैसे ही पहुंचेगी, वो कह रहा है आफ्टर रीचिंग the ovary enter ovule through the micropylar and then enter one of the synergid through the filiform apparatus। तो जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, filiform apparatus के थ्रू होते हुए synergid में एंटर कर जाएगी। जैसे ही synergid में एंटर करेगी वैसे ही क्या होगा, all these events from pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule। वो कह रहा है कि जैसे ही pollen grain stigma पे आता है, pollen grain की stigma पे deposition से लेकर पोलन ट्यूब की जो ओव्यूल में एंट्री है वहां तक जो है ये सब इवेंट्स क्या कहे जाते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बच्चों इन इवेंट्स को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और जैसा ये कह रहा है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को पहले से एक डायनामिक प्रोसेस कहा गया है, और डायनामिक प्रोसेस इसलिए कहा गया है, एक तो पोलन ग्रेन्स को ये रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उनका प्रमोशन और इनहिबिशन कर सकता है, प्रमोशन इनहिबिशन कर सकता है, और अल्टीमेटली बच्चों ये जो है वो फर्टिलाइजेशन को लीड करवाता है। डायनामिक प्रोसेस कहा गया है। ठीक है? उसके बाद इसने मेंशन किया है यू कैन इजीली स्टडी द पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन ग्रेन फ्लावर्स ऑन द पी, चिकपी, और इसके अलावा क्रोटोलेरिया, बाल्सम, पिंका ऑन ग्लास स्लाइड, और उन पे वाटर ड्रॉप अगर आप डालेंगे, शुगर कंटेंट आप डालेंगे तो वो आपको जर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो आपको बता रखी है। और यहाँ देखिए पोलन वाइबिलिटी जो है उसको भी मेंशन किया गया, जस्ट आफ्टर 15 to 30 मिनट्स
आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि ऐसा हो रहा है। फिर कह रहा है एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के चैप्टर में भी आप ये डिस्कस करेंगे कि जो ब्रीडर्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जब करवाते हैं तो उनको भी कुछ मेथड्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। और इसी के लिए देखो टॉपिक आपको दे रखा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सीधा सीक्वेंस आपसे पूछता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए करवाया गया है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करवाया जा सके। सबसे पहली बात तो ये जो है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का एक अप्रोच है। क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में ये जो है वो काम में ले लिया जाता है। अब देखिए जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ लिए गए, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ लिए गए तो उसमें आप डिजायरेबल पॉलिनेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो देखिए स्टिग्मा के साथ जो एंथर यहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, इमास्कुलेशन का प्रोसेस होता है। तो बहुत क्लियर लिखा है, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज अचीव्ड बाय द इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमास्कुलेशन द रिमूवल ऑफ एंथर, और उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, बैगिंग, जो अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स हैं उनको इस पे आने से रोका जाए, इसलिए इसको ऐसे देखो बच्चों कवर कर दिया जाता है, ये इसकी बैगिंग कर दी जाती है। पॉलीथीन बैग और बटर पेपर से बेसिकली इसको कवर किया जाता है, इमास्कुलेशन कर दिया गया, ये स्टामेन जो है वो बच्चों कट कर दिया गया है। उसके बाद आप जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है जिस सोर्स से आप लाए हैं वो ला के इस पे क्या करवा देंगे, डस्टिंग करवा देंगे। ये बैग रिमूव करेंगे, आप इस पे डस्टिंग करवा देंगे। जो पॉलन ग्रेन आप इस पे डस्टिंग करवा रहे हैं वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो, उनको जर्मिनेशन के अलाउ किया जाए तो यहाँ आइडियल कंडीशंस उनको दी जाती हैं, जिनमें आप ये कह सकते हैं स्टिग्मा उसको प्रोवाइड करती है मॉइस्चर। मॉइस्चर के अलावा आप ये कह सकते हैं बच्चों शुगर सब्सटेंसेज जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं, और इसके अलावा केमिकल इन्फ्लुएंस भी दिया जा सकता है जो बेसिकली बोरोन होता है। ठीक है, तो ये जर्मिनेट करना शुरू करेगा और यहाँ जर्मिनेशन की प्रोसेस जैसे होगी उस जर्मिनेटिंग प्रोसेस के बाद आपको पता है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसी को अचीव करने के लिए किया गया था। तो आपको देखो क्या करना है, इमास्कुलेशन, देन बैगिंग, उसके बाद में डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, उसके बाद में रीबैगिंग। डस्टिंग करने के बाद आप उसको रीबैग्ड कर देंगे जिससे वहां कॉन्टामिनेशन या अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन, सॉरी वो जो पॉलन ग्रेन डिजायर्ड पॉलन ग्रेन थे वो जो है वो जर्मिनेट उस पर हो सके। पहले आप बैगिंग इसलिए करते हैं जिससे अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स जो है वो उस पर नहीं आ सकें। ठीक है, द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड ऑफ द इमास्कुलेशन। अगर फीमेल पेरेंट जो आपने लिया है, मतलब जो सेलेक्ट आपने कर रखा है, अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है फिर इमास्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, फिर पिस्टिल बच्चों प्रेजेंट होगा। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड, सॉरी, तो सबसे पहले जैसे ही फ्लोरल बर्ड ओपन होगी तो उसको बैग्ड कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, पोलन ग्रेन्स लाए जाएंगे, डस्टिंग करवाई जाएगी, फिर रीबैग्ड कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो प्रोसेस है पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड फ्लावर, रीबैग्ड, उसके बाद वहां जर्मिनेशन प्रोसेस होने दिया जाएगा जिससे फर्टिलाइजेशन को लीड करवाया जा सके। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों। जो प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन बॉटनी में, उसमें भी एग्जैक्टली ये एक स्टेप है, एक स्टेप के फॉर्म में आपको वहां डिस्कस करना है। आप देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अलावा आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवाया जाता है। तो आइए बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात आप ये कह सकते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, जैसे ही पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड में एंटर कर जाती है वो पॉलन रिलीज कर देती है। पॉलन कंटेंट जो रिलीज करती है उसमें आपने कहा था जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो डीजेनरेट हो जाता है, 2 मेल गैमेट पड़े रहते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म कंटेंट पड़ा रहता है। तो वो कह रहा है वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग सिनगैमी। तो देखो पहला एक प्रोसेस जो होगा इसमें बच्चों वो होगा सिनगैमी, और सिनगैमी के प्रोसेस में क्या होगा, एक आप कह सकते हैं एन एग सेल, ये एग सेल है, और जो दूसरा है इसके साथ फ्यूज होने वाला वो है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट और एग सेल दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन से 2n जाइगोट बन जाता है, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं सिनगैमी, जो एंजियोस्पर्म्स में ही नहीं एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स में कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो कह रहा है वहां जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, उन पोलर न्यूक्लियाई में वो जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, जैसे ये सेल था, ये सेंट्रल सेल था, अब ये तो जाइगोट बन चुका है। इससे ऊपर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे अब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के फॉर्म में आ गए हैं,
और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज होगा, जो मेल गैमेट था, तो ये बच्चों 3n स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसको आप कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे सेकंड स्टेप। पहला आपने सिनगेमी कहा, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कह दिया जाता है? इसको ट्रिपल फ्यूजन कह दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो ट्रिपल फ्यूजन है। तो इस तरीके से सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलाकर क्या है, दोनों मिलाकर सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन बच्चों दोनों मिलाकर कहे जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता तो कौन सा इवेंट एब्सेंट होता? आंसर है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि सिनगेमी तो सब में ही होती है। ट्रिपल फ्यूजन होने पर ही ये क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से आप ये देख लें। अब जैसे ही इसमें ये पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा तो ये सेल जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है, और इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बच्चों हो जाता है। इससे एंडोस्पर्म बनेगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इससे, और इधर आपके पास जो 2n जाइगोट आ गया है। आपको पता है जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो, बहुत क्लियर है आपको, ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बना देगा? एम्ब्रियो। तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे देखिए डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एम्ब्रियो सेक था, ठीक है ना। यहां से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के कुछ बेसिक स्टेप्स आपको दिए भी गए हैं, और इन स्टेप्स को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले ये है एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक जो था, इस एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट हम कह रहे थे। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद इसमें क्या चेंज हुआ आपको पता है। इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स थी, मतलब इनिशियली ये ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड और एग सेल, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियाई जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये एंटीपोडल्स। अब ये 2n हो गया, तो इस 2n ने पार्टिसिपेट किया n के साथ ट्रिपल फ्यूजन में। इस एग सेल ने पार्टिसिपेट किया n के साथ n मेल गैमेट, ये सिनगेमी में, ठीक है। तो यहां से सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाएंगी। तो देखो एनसीईआरटी लिखती है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, सिनर्जिड दोनों डीजेनरेट होंगी। ये एग सेल जो है वो 2n जाइगोट बना चुकी है। इसी तरीके से देखो सेंट्रल सेल जो बड़े वाली सेल थी, 7 सेल डेट न्यूक्लियेट कंडीशन ये होती है। तो ये जो सेंट्रल सेल थी, इस सेंट्रल सेल में जो 2n था, इस सेंट्रल सेल में बच्चों जो 2n था सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो इसने बना लिया 3n, और ये 3n क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, तो आप ये देखिए जो एंटीपोडल सेल्स थी ये डीजनरेट हो जाएंगी। तो फाइनली आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया जिसमें ये जाइगोट है, और इस सेंट्रल सेल के अंदर जो है वो आप कहेंगे 3n एक न्यूक्लियस है। तो ये तो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में लग जाता है, और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस आपको दे रखी हैं, इनको हम थोड़ा ब्रीफ करें उससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उसके बाद होगा। देखिए कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाएगा, तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को यहाँ नरिश करना होता है, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कौन प्रोवाइड करेगा? इससे बना हुआ एंडोस्पर्म बच्चों प्रोवाइड करेगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस यहाँ के मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, जब डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे होता है? देखो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो मेनली आप कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के फॉर्म में आता है। जो मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये देखिए कंडीशन आपके पास थी, ये जाइगोट था जो 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जाइगोट है 2n स्ट्रक्चर, और ये जो है वो 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इस 3n जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, पेन है, इस पेन में आप कहेंगे स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से बच्चों एक टाइम में ये कंडीशन आ जाएगी। ये देखिए, ये मैं बना देता हूँ, ये जाइगोट है जो 2n स्ट्रक्चर था, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसने बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियसेज बना लिए हैं। ये न्यूक्लियसेज का फॉर्मेशन जो है उसमें हो गया है। अब ये जो न्यूक्लियसेज बनेंगे ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, इसको आप कहेंगे सिनोसिटिक कंडीशन। ध्यान रखें, सेल बायोलॉजी से कनेक्ट करता है, दिस इज द सिनोसिटिक कंडीशन, नॉट सिंसाइटियम। ये जो सिनोसिटिक कंडीशन होगी ये सिंसाइटियम के बनने को लीड करेगी। तो सिंसाइटियम कैसे बन सकता है?
तो देखो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियसेज की जो प्रेजेंस है वो अब यहाँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के प्रेजेंस को शो कर रही है। अब इससे जो है वो इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे बने, तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आ गया आपके सामने। ये कैसा एंडोस्पर्म है बच्चों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब इससे सेलुलर एंडोस्पर्म में इसको जब कन्वर्ट करना होता है तो दूसरा जो टाइप है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, जिसमें सेल्स जस्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस के ठीक बाद साइटोकाइनेसिस उसमें होता है। लेकिन यहां देखिए क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आई। तो ये जो कंडीशन थी इसको आप कहेंगे ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बच्चों है, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ही जो है वो सिनसाइटियम के बनने को लीड करेगी। तो सिनसाइटियम कैसे बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सिनसाइटियम का फॉर्मेशन देखिए ऐसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां अब इनके चारों तरफ जो है वो सेलुलराइजेशन प्रोसेस होगा, तो इस तरीके से सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये सेल वॉल बनना शुरू हो गई तो ये स्ट्रक्चर्स आपस में देखिए फ्यूज होने लगी, यूनिट स्ट्रक्चर्स फ्यूज होने लगी। एक सेल जो है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो ये जो है वो किसके फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म भी बना रहा है। और ये जो है वो है अब सिनसाइटियम, जो यूनिट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से लीड हुआ है। तो इस तरीके से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही बनता है। उसके बाद अगर आप डिस्कस करें तो आप कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे आपको कोकोनट में बच्चों जो दे रखा है, तो कोकोनट में अगर हम बात करें तो कोकोनट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो लिक्विड कोकोनट है, टेंडर कोकोनट जिसको कच्चा नारियल आपको दिया गया है यहाँ लिखे, उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। और धीरे धीरे वहाँ डिपोजिशन सेल्स का, मतलब सेल वॉल का डिपोजिशन होता चला जाएगा। तो वो जो नारियल की गिरी है, जो कर्नेल पार्ट है, जो एडिबल वाइटेस्ट पोर्शन होता है, जो खाने वाला पार्ट है, वो आप कह सकते हैं क्या बनने लग जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका है, सेलुलर एंडोस्पर्म का। क्लियर? तो ये आप इस तरीके से देख लें, जहां जरूरत पड़े आपको वहां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसको और ज्यादा अच्छे से आगे देख पाए। अब इसके बाद यहां एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो चुका, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस जब होगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट होता है। सबसे पहले आप ये कहते हैं एक सिंगल सेल थी, देखो ये सेल जाइगोट है, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं इसमें ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था इसने न्यूट्रिटिव टिश्यू बना दिए हैं। तो जाइगोट में पहला जो डिवीजन होता है ये बच्चों ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ध्यान रखें, फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। एक सेल जो है वो सेल ऑफ एपिकल की तरह बिहेव करेगी, जैसे इसको मैं कह सकता हूं CA सेल ऑफ एपिकल, और इसको आप कह सकते हैं CB सेल ऑफ बेसल। सेल ऑफ एपिकल एंड सेल ऑफ बेसल जो है वो दो टाइप की सेल्स बनती हैं। सेल ऑफ एपिकल जो है वो तो बच्चों बनाएगी एम्ब्रियो, और ये जो सेल ऑफ बेसल है ये बनाती है सस्पेंसर। इसको सस्पेंसर कहते हैं आप, जो स्टाक की तरह होता है। यहाँ देखिए ये सस्पेंसर है, ये पूरा स्ट्रक्चर सस्पेंसर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो है। अब डेवलपमेंटल प्रोसेस कंटिन्यू होता है 2 to 16 सेल स्टेज तक, ये प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज बच्चों ये होती है, और ये जो प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, इस प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल मोनोकोट और डाइकोट में सिमिलर होगा, ऐसा एनसीईआरटी लिखती भी है। और यहाँ जो होने वाला ग्रोथ पैटर्न है वो आप ध्यान रखें जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न होगा, जैसा आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी दिया गया है। तो यहाँ से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज आता है। जैसे ही सबसे पहले 16 सेल स्टेज आएगा उसको 16 सेल्ड एम्ब्रियो को आप कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यहाँ ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में जैसे ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, तो वहाँ प्रोटोडर्म बनेगा, जो आगे जाके डर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहा है। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अपीयरेंस वहाँ आएगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अपीयरेंस आएगी। तो ये सब यही डिटर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो आता है, जिसमें देखिए ये फॉर्मेशन हो गया, ये कोटाइलेडोन्स बन गए हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं ये होगा प्लूमूल, और ये एंड होगा रेडिकल। इसी तरीके से देखो ये मेंशन कर रखा है, ये रेडिकल एंड है, ये कोटाइलेडोन्स बेंडेड हो गए, और ये ऑब्वियस है क्या बन गया, प्लूमूल। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो है। अब सस्पेंसर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, और फाइनली क्या डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो। तो आइए एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स
तो यहाँ क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हुए उसके बाद में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा, ओव्यूल्स का मैच्यूरेशन होगा, मतलब वो जो ओव्यूल है एम्ब्रियोसाइक उसके अंदर था वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शो कर चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब वो जो ओव्यूल है वो सीड्स में कन्वर्ट होगा और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। एंडोस्पर्म के लिए दे रखा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई? तो हमने क्लियर कर लिया क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलपमेंटल प्रोसेस से पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों इस तरीके से ये जो एंडोस्पर्म की सेल्स होती हैं, ये एंडोस्पर्म की सेल्स जो हैं वो नरिश करती हैं किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यहाँ कुछ चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। वो कह रहा है इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। तो ध्यान रखें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे, मैंने पूरा डायग्राम के साथ अभी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद वहां सेलुलराइजेशन होगा तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेलुलराइजेशन होने के बाद देखिए जैसे कोकोनट आपको एग्जांपल दे रखा है बच्चों, एक टेंडर कोकोनट ये लिखा है, मैंने कहा था कच्चा नारियल जो ग्रीन हरा नारियल आप देखते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्म में काम में लिया जाता है, इस टेंडर कोकोनट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। और उसके बाद वो कह रहा है ना व्हाइट कर्नेल पोर्शन जो बनता है ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। व्हाइट कर्नेल पोर्शन जो है ये कौन सा एंडोस्पर्म है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये सेलुलर एंडोस्पर्म तो पहले 1000 ऑफ न्यूक्लियाई फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में प्रेजेंट थे, मतलब फ्री न्यूक्लियर जो कंडीशन थी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, और अब उनके चारों तरफ सेल बनने से सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम कंप्लीटली कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन्स वगैरह हैं। तो आप ध्यान रखें डाइकोट में ये कंप्लीटली कंज्यूम किया जाता है। डाइकोट में नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं सीड और मोनोकोट में मेनली एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आपके पास है कैस्टर। आप ध्यान रखें जो कैस्टर है उस कैस्टर में आपको क्या मिलेगा, डाइकोट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्म की प्रेजेंस बच्चों मिलेगी। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जिसमें मैच्योर सीड जो होता है वो परसिस्ट करता है एंडोस्पर्म के साथ, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो ये एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ। उसके बाद देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसे ये मोनोकोट के केस में आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, ये प्लूमूल डाइकोट और मोनोकोट सॉरी दोनों दे रखे हैं। ये प्लूमूल एंड बन गया, ये बेंडेड कोटाइलेडॉन्स है। कोटाइलेडॉन से आपको पता है जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के इलोंगेशन के टाइम काम आएगा। जैसे ये डाइकोट सीड है तो ये मैं कह सकता हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये दोनों कोटाइलेडॉन है जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का इलोंगेशन प्रोसेस ही जो होता है ना बच्चों, उसी को आप सीड फॉर्मेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का इलोंगेशन प्रोसेस ही सीड फॉर्मेशन कहा जाता है। क्लियर? तो आइए एम्ब्रियो वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो यहां से इन दोनों डायग्राम्स को आप देख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन जो इस डायग्राम में से आता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहां ये मोनोकोट आपको एम्ब्रियो दिखाया गया है, स्कूटेलम इसमें एक्सपेंडेड कोटाइलेडॉन होता है। एक ही कोटाइलेडॉन होता है मोनोकोट्स में, वो एक्सपेंडेड है और इसको आप कहते हैं स्कूटेलम। जो एक्सपेंडेड कोटाइलेडॉन है दिस इज नॉन एज द स्कूटेलम। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सपेंडेड कोटाइलेडॉन स्कूटेलम है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो आप देखिए ये सूट अपेक्स बन गया, ये ली प्राइमोर्डिया फॉर्मेशन हो जाता है, ये एपीब्लास्ट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। एपीब्लास्ट जो यहाँ होता है वो रिड्यूस्ड कोटाइलेडोन को रिप्रेजेंट करता है। एपीब्लास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिड्यूस्ड कोटाइलेडोन को। ये रेडिकल है, रूट कैप है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको और ध्यान होनी चाहिए मोनोकोट के केस में, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, प्लूमूल को कवर करेगी, ये रेडिकल को कवर करेगी, ये कोलियोराइजा है और वो क्या है? कोलियोप्टाइल है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है नीट में, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें अगर आप देखेंगे ना मोनोकोट के केस में तो इसके सारे क्वेश्चन करीब करीब जो है वो आपको मिल जाएंगे, मतलब करीब करीब क्वेश्चन इसके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो में देखो क्या है, ये कह रहा है मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्म। तो एंडोस्पर्म का कुछ अमाउंट फॉर्मेशन के बाद ही जो है वो डिवाइड होता है। मोनोकोट और डाइकोट में डेवलपमेंटल प्रोसेस सिमिलर होता है, सब बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये कहां तक सिमिलर होगा? 2 to 16 सेल्स जो बनती हैं वहां तक डेवलपमेंटल प्रोसेस सिमिलर होगा। 2 to 16 सेल स्टेज को हम प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं ग्लोबुलर और हार्ट शेप एम्ब्रियो होगा। उसके बाद बच्चों मैच्योर एम्ब्रियो होगा। ए टिपिकल डाइकोटाइलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटाइलेडॉन्स। तो डाइकोट में देखो एक आपको कहा गया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, 2 कोटाइलेडोन होंगे। कोटाइलेडोन से ऊपर का जो पोर्शन होगा बच्चों उसको एपिकोटाइल कहते हैं, और उसके नीचे का जो पोर्शन है उसको आप हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये मोनोकोट का फिगर आपको दे रखा है, डाइकोट ऊपर दिया था। मैं एक बेसिक डायग्राम से आपको ये और एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। देखिए ये ऐसी कंडीशन होगी आपके पास,
जो एम्ब्रियो बताया गया है मोनोकोट और डाइकोट, तो इसमें डाइकोट का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो ये बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ ये कोटाइलेडॉन्स की प्रेजेंस होती है, ये सीड कोट है, ठीक है, जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बना हुआ है। अब इसका ये वाला पोर्शन जो कोटाइलेडॉन से ऊपर की तरफ है, इसको हम बोलेंगे एपीकोटाइल। क्या होगा ये? एपीकोटाइल। और ये जो पोर्शन है इसको आप कह देंगे ये है हाइपोकोटाइल। तो एपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल रीजन कहते हैं इसको। आप कहेंगे ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं डायग्राम। ये बाहर सीड कोट है जिसमें बेसिकली दो लेयर होती हैं, टेस्टा और टेगमेन। ये दो इसलिए होती हैं क्योंकि इंटेगुमेंट दो होते हैं, ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट है वो दो होते हैं, ओव्यूल से ही सीड बना है। इनको आप ये कह सकते हैं, ये हमारे पास दोनों जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होल्ड करने वाले कोटाइलेडॉन्स हैं जो दोनों तरफ प्रेजेंट हैं। ये देखिए प्लूमूल एंड है बच्चों, और ये जो है वो रेडिकल एंड है। यहाँ इस सीड पर जब सीड मैच्योर हो जाता है तो एक स्क्वायर मार्क यहाँ एक प्रेजेंट होता है। ये जो स्क्वायर मार्क होता है इसको आप हाइलम बोलते हैं, जो अटैचमेंट का जंक्शन था बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ अटैच होते थे। तो जैसे ही मैच्योर हुआ वो फ्यूनिकल से डिटैच होता है ओव्यूल और वो ये बना देता है। और एक साथ में यहाँ माइक्रोपाइलर पोर जो है बच्चों वो प्रेजेंट होगा, जिससे ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई बेसिकली ली जाती है। तो ये डाइकोट एम्ब्रियो या डाइकोट सीड जो है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये जब जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का इलोंगेशन होगा, तो ऊपर की तरफ वेजिटेटिव लीफी पार्ट बनेंगे और नीचे की तरफ आपको पता है रूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो जो हैं ये दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीड में। तो देखिए टॉपिक अगला आपका है सीड। देखो सीड क्या होगा? जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं वो सीड होंगे। एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आप आ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ सीड एंड फ्रूट कहा जाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है सीड। और सीड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को, सबसे काम की बात इसमें जो आगे अच्छा कोई लॉजिकल क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया जाए या कहीं अप्रोच वाला क्वेश्चन हो तो वो आपसे पूछा जाएगा सीड रीस्टोर द जनरेशन, रीस्टोर जनरेशन। और जनरेशन को रीस्टोर करने का मतलब ये हुआ, देखो बच्चों बाहर जो सीड कोट प्रेजेंट होता है वो ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बना था, तो उसमें ओल्ड स्पोरोफाइट है। उस ओल्ड स्पोरोफाइट के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और एम्ब्रियो भी आपको पता है 2n है, तो वो न्यू स्पोरोफाइट है। सो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड स्पोरोफाइट एंड न्यू स्पोरोफाइट। ओल्ड और न्यू स्पोरोफाइट का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो ये कह रहा है सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें वो कह रहा है कि सीड में जो है वो सीड कोट होते हैं। अभी जैसे मैंने डायग्राम से बताया था आपको, कोटाइलेडॉन्स की प्रेजेंस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अब वो कह रहा है सीड्स जो हैं वो एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस दो टाइप के होते हैं। अगर सीड डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम एंडोस्पर्म को होल्ड करे तो आप उसको एल्बुमिनस कहेंगे, और एंडोस्पर्म को होल्ड नहीं करे तो आप उसको नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। पी ग्राउंडनट आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये डाइकोट है। और डाइकोट जो है वो बेसिकली जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि डाइकोट में जो सीड्स हैं उन सीड्स में एंडोस्पर्म की प्रेजेंस नहीं होती। कैस्टर एक एक्सेप्शन आप याद रख लें, ये कैस्टर डाइकोट के केस में एक्सेप्शन याद रख लें। मोनोकोट में देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उन मोनोकोट प्लांट्स में सीड की जो प्रेजेंस है वो एंडोस्पर्म के साथ अपीयर होती है, मतलब सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो देखो ये आपको व्हीट, मेज, बार्ले ये सब दे रखा है, कैस्टर दे रखा है, कैस्टर एक्सेप्शन है, डाइकोट है। ये मोनोकोट है तो इनमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस होगी। लेकिन एक ऑर्किड आपको एक्सेप्शन याद रखना है बच्चों, ऑर्किड जो है वो मोनोकोट होता है फिर भी नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो एक्सेप्शन दो कौन से याद रखने हैं, पूछे गए हैं ये, कैस्टर एंड ऑर्किड। उसके बाद देखो एक नया टाइप आपको दे रखा है जिसको पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड आपको दे रखा है। देखो पेरिस्पर्मिक सीड वो होंगे जिनमें बॉडी ऑफ ओव्यूल जो न्यूसिलस है वो ही कंज्यूम नहीं हुई है, मतलब रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस अगर प्रेजेंट है। देखो ये लिखा है ना परसिस्टेंट न्यूसिलस, तो रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस अगर बच्चों प्रेजेंट है तो इस केस में उस सीड को आप क्या कह देंगे, वो जो सीड होगा वो होगा पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक और नॉन पेरिस्पर्मिक, नॉन पेरिस्पर्मिक जनरली होते ही हैं, मतलब जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन कंज्यूम हो जाती है, ये काम में आ जाती है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन आपको यहाँ दे रखा है। देखिए जर्मिनेशन प्रोसेस जो होती है तो उसमें वो कह रहा है, अभी मैंने जैसा बनाया था उस पर डायग्राम, माइक्रोपाइलर पोर की तरफ जब इंटेगुमेंट फ्यूज होते हैं तो वहाँ एक पोर रह जाता है बच्चों। वो जो स्मॉल पोर होता है सीड कोट पे जो प्रेजेंट होता है उससे आप कहेंगे ऑक्सीजन, और उससे जो वाटर है वो ले लिया जाता है। ये ऑक्सीजन और वाटर जब इससे लिया गया तो सीड मैच्योर होता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है और सीड जो है
इसमें रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो ड्राई सीड है वो भी एटलीस्ट 10 to 15% कंटेंट जो है ना वो अपने बायोमास का होल्ड करता है। अब जब जर्मिनेशन प्रोसेस होगा तो सीड सबसे पहले एडिक्वेट मॉइस्चर लेगा, उसके साथ साथ एडिक्वेट मॉइस्चर की जरूरत इसलिए है क्योंकि सीड की जो सेल्स हैं उन सेल्स में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होंगी, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में वाटर मीडियम की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। तो देखो एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, इन तीनों की जरूरत क्यों है? एडिक्वेट मॉइस्चर इसलिए जरूरत है बिकॉज वाटर जो होगा ना बच्चों, वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑक्सीजन इसलिए जिससे एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाया जा सके, और टेम्परेचर ऑप्टिमम इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपको पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में ही एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये इस तरीके से सीड जर्मिनेशन की बेसिक डिटेल आपको दे रखी है। यही 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर कह रहा है कुछ सीड्स में डोरमेंसी होती है। तो डोरमेंसी कौन सी फेज होती है? देखिए डोरमेंसी है जो मेंशन कर रखा है, ये लिख रखा है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये इनएक्टिविटी की स्टेट क्या है? ये एम्ब्रियो इनएक्टिवेशन है, ये है एम्ब्रियो इनएक्टिवेशन। एम्ब्रियो इनएक्टिवेशन का स्टेट है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं होता। हर एक सीड या हर एक प्लांट स्पीसीज में जो सीड बनता है वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद ही बच्चों जर्मिनेट होता है। तो इस तरीके से इसको जैसे सुटेबल कंडीशन अगर आप दे भी दोगे तो डोरमेंट सीड जर्मिनेट नहीं होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो जर्मिनेशन प्रोसेस में जाता है। फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती हैं जैसे ही, तो वो जो है वो अपनी जैसे ही अपनी डोरमेंसी ब्रेक कर लेता है या डोरमेंसी से बाहर आ जाता है, ओवरकम कर लेता है, तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो जर्मिनेट करने लग जाता है। उसके बाद में फ्रूट के केस में यहाँ बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फ्रूट की यहाँ डिटेल आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। वो कह रहा है द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये ओवरी जो है, इस ओवरी की वॉल, अंदर तो इसमें ओव्यूल था जो सीड बन गया, ये ओवरी की जो वॉल है वो बच्चों कह रहा है किसमें कन्वर्ट होगी? फ्रूट पेरिकार्प में। और ये जो रीजन पोर्शन है वो फॉल ऑफ हो जाता है, जनरल जो सीड बनते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है इसी केस पे या इसी बेस पे फ्रूट्स में भी फ्लैशिंग, गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। तो गुआवा, ऑरेंज और मैंगो में फ्रूट फ्लैशी हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो ओवेरियन टिश्यूज हैं ये फ्लैशी पोर्शन और फ्लैशी पार्ट बनाते हैं, अंदर ये सीड बन रहा है। जबकि बहुत सारों में जो है वो ड्राई हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड। तो जिनमें ड्राई होता है उनमें ध्यान रखिए फ्रूट पेरिकार्प जो है वो सीड कोट के साथ ही फ्यूज रहता है। जैसे मेज और व्हीट में ग्रेन्स बनते हैं, तो वो जो ग्रेन होते हैं ना, दाने जिनको आप बोलते हैं, उन ग्रेन्स के ऊपर फ्रूट पेरिकार्प प्रेजेंट होता है। उनको हल्का सा मॉइस्ट करके आप अगर ऐसे पील ऑफ करेंगे ना तो एक लेयर उतर जाएगी, वो लेयर फ्रूट पेरिकार्प वहां बच्चों होती है। फिर देखिए आपको दे रखा है फ्रूट जो डेवलप होता है ओवरी से या ओवरियन पार्ट से जो डेवलप होगा उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे, मॉर्फोलॉजी का पोर्शन है। इसके अलावा जो फ्रूट है वो डेवलप अगर अदर देन पार्ट, ओवरियन पार्ट डेवलप होते हैं तो उनको कौन से फ्रूट्स आप बच्चों कह देंगे? उनको फॉल्स फ्रूट्स कह देंगे। तो इस तरीके से ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड एंड फ्रूट होगा। क्लियर? यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, जो एम्ब्रियोलॉजी से करेक्ट करता है, और इसके अलावा कुछ ये डायग्राम टाइप्स दे रखे हैं। तो देखो इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन पे क्वेश्चन आने की अच्छी पॉसिबिलिटी, अच्छी संभावना होती है। देखो बच्चों सबसे पहले आपको ये जो दे रखा है ना, ये बीन सीड है, डाइकोट है बीन, और बीन में देखिए 2 डाइकोट 2 कोटाइलेडॉन्स आपको पता है दे रखे हैं जो प्रेजेंट यहाँ होते हैं। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल आपके पास है, लेबलिंग नहीं करी एनसीईआरटी ने, ध्यान रखें ये कैस्टर का है, और कैस्टर डाइकोट होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए था, लेकिन क्या है एंडोस्पर्मिक है। तो ये देखो इसमें ये सारा जो पोर्शन है, ये इधर वाला पोर्शन, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो ये एंडोस्पर्मिक है, एक्सेप्शन है। अब यहाँ हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, हाइपोकोटाइल दे रखा है, देखो तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाला पोर्शन आप जानते हैं क्या होता है? एपिकोटाइल रीजन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो नीचे वाला पेडी पार्ट है ना इसका, इसको कैरेंकल कहते हैं, ये कैरेंकल कहा जाता है नीचे वाला जो पेडी पार्ट है। उसके बाद देखो ये मोनोकोट है, ये आपके सामने मोनोकोट सीड शो किया गया है, ये है अनियन, ये अनियन है, प्याज मोनोकोट है। इसके अलावा ये व्हीट, मेज और राइस में सिमिलर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें देखो ये फ्रूट पेरिकार्प, बाहर पेरिकार्प बनी है, जो फ्रूट मैंने कह रहा था ना ग्रेन के बाहर एक वॉल होती है।
स्पेसिफिकेशन में ये होता है, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, 3N टिश्यू होते हैं, और ये जो लेयर है बच्चों, ये जो लेयर है, इस लेयर को आप कहते हैं ये एल्यूरोन लेयर है। ये जो लेयर बना रखी है एल्यूरोन लेयर है। इस एल्यूरोन लेयर से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म सेपरेट रहते हैं। एल्यूरोन लेयर जो होगी, ये एल्यूरोन लेयर जो है बच्चों, वो प्रोटीनेशियस लेयर होती है, इसमें प्रोटीन की प्रेजेंस होती है। इसके अलावा स्पेरोसोम्स जो आप पढ़ते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स भी यहाँ इकट्ठे होते हैं। फिर देखो कुछ फ्रूट के टाइप आपको दे रखे हैं, जैसे एप्पल आपको दे रखा है, आप जानते हैं फॉल्स फ्रूट है, उसमें पूरा थैलेमस पोर्शन जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए आपके सामने ये थैलेमस पोर्शन है जो कन्वर्ट हो गया है फ्रूट के फॉर्म में। ये एक तरीके से देखो आपको फ्लोरल बर्ड दिखाई गई है यहाँ टिप, और ये जो है वो अटैचमेंट का मार्क है। तो ये पूरा जो पोर्शन होता है ये फॉल्स फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे ना फॉल्स फ्रूट एप्पल और स्ट्रॉबेरी का, तो इसमें देखो आपको ए एप्पल दे रखा है और दूसरा बी जो है वो स्ट्रॉबेरी दे रखा है। ये स्ट्रॉबेरी है, ये थैलेमस पोर्शन जो है वो इनमें एडिबल पोर्शन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बिना फ्रूट डेवलप हुए हैं तो उनको आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कह देंगे, जिसमें ओवरी जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। बनाना एक एग्जाम्पल है, बनाना को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, और ध्यान रखें बनाना में नेचुरल पार्थेनोकार्पी है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो बनाना है वो इसी तरीके से डेवलप होता है। नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना में एग्जिस्ट करती है। तो ये आप ध्यान रखें, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ओवरी जो है वो सीधे ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद सीड की कुछ एडवांटेज दे रखे हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट टू वाटर। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो वाटर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन वो कह रहा है सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो ज्यादा डिपेंडेबल है। तो ये क्यों कहा गया है? देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अगली जनरेशन को लीड करवाने का काम सीड के पास था। तो आपने ये पढ़ रखा है जो ड्राई सीड होता है उसमें भी 10 to 15% वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। सो सीड कैन नॉट अलाइव और कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वाटर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद में ना वो जर्मिनेट हो सकता है, आप कह सकते हैं ना वो जर्मिनेट हो सकता है, ना सीड जो है वो आप ये कह सकते हैं सर्वाइव कर सकता है, ना सीड जो है वो आप कह सकते हैं अगली पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर सकता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसके बनने में मतलब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में एक तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन सीड फॉर्मेशन जो होता है दैट इज मोर डिपेंडेबल। क्लियर? तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो वो कह रहा है सीड हमारी एग्रीकल्चर के बेसिस हैं। यहां से 2-3 क्वेश्चन सीधा जो बनते हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीड की डोरमेंसी से रिलेटेड टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है। तो देखो इसमें आपको जो डोरमेंसी से रिलेटेड 2 सीड जो दे रखे हैं, द ओल्डेस्ट सीड इज द लुपिनस आर्कटिकस। लुपिनस आर्कटिकस एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा वहां से ऑब्टेन किया गया। और इस सीड में जो रिकॉर्डेड डोरमेंसी पीरियड था 10,000 साल, 10,000 ईयर्स की जो डोरमेंसी थी बच्चों, 10,000 ईयर्स की डोरमेंसी जो है वो इसमें देखी गई। तो 10,000 ईयर्स की जो डोरमेंसी है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है। ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 2,000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड ऑफ द डेड पाम, जो फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा है, डेड पाम है, उसके सीड की डोरमेंसी भी 2000 साल तक रिकॉर्ड की गई। मतलब इतने टाइम के बाद भी ये सीड जर्मिनेट कर गए, जिसमें आपको लिख के दिया है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो किया गया किंग हेराल्ड के प्लेस पे, वहां से डेड सी के पास ये निकाला गया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस दे रखी है। ये सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। सीड फॉर्मेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फाइनल टॉपिक आपके पास है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं आता है। खैर क्लासेज में बड़ी डिटेल के साथ हम इसकी बात करते हैं, सही तरीके से एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहाँ मैं एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा। देखो बच्चों एपोमिक्सिस प्रोसेस क्या होती है? एपोमिक्सिस प्रोसेस आप कहते हैं एपो अवे फ्रॉम मतलब दूर, और मिक्सिस जो है इसका मतलब होगा मिक्सिंग और मिंगलिंग। द प्रोसेस दैट अवे फ्रॉम द मिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ गैमेट्स। तो मिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ गैमेट्स नहीं होने दिया जाएगा। तो एक तरीके से एपोमेक्टिक जीन्स जिन प्लांट्स में हैं या एपोमिक्सिस जिन प्लांट्स में एग्जिस्ट कर रही है, उनमें एपोमेक्टिक जीन या तो गैमेट्स बनने ही नहीं देगी, और गैमेट्स अगर बन जाएंगे तो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होने देगा। तो एक तरीके से हाईजैक करने वाला ये प्रोसेस है।
एपोमिक्सिस प्रोसेस क्या है? हाईजैक है, इट इज द मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एनसीईआरटी ने लिखा है एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जो है वो यहाँ एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये कह रहा है कुछ फ्लोरिंग प्लांट जैसे एस्टेरेसी और जो ग्रासेज हैं उनमें स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन के उनमें सीड बनता है और इसको आप क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। तो देखो एपोमिक्सिस प्रोसेस में क्या होगा, जो मियोसाइट डिसाइड हुआ था, जैसे ये एमएमसी था, मियोसाइट मेगास्पोर मदर सेल, आप याद रखें बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल। अब एक ऑर्डिनरी सेक्सुअल प्रोसेस जो होता है उसमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, एग सेल बन जाएगी। उधर माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, उसमें मेल गैमेट बन जाएगा। इधर एग सेल बनी, उधर मेल गैमेट बना, दोनों फ्यूजन में चले गए, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसका जो रिडक्शनल डिवीजन प्रोसेस है, ये रिडक्शनल डिवीजन प्रोसेस फेल हो गया। जो रिडक्शनल डिवीजन प्रोसेस है बच्चों, ये रिडक्शनल डिवीजन प्रोसेस फेल हो गया, तो ये 2n सेल ऐसी की ऐसी एग्जिस्टेंस में आ गई। ये 2n स्पोर की तरह एक्ट करती है और अब ये 2n स्पोर जो है वो अल्टीमेटली 2n एम्ब्रियो सैक बनाएगी और 2n एग सेल बन जाएगी और वो जो 2n एग सेल है वो डेवलप हो जाएगी फाइनली सीड में। तो सारी जो स्ट्रक्चर है वो आप कह सकते हैं डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के डेवलप हो रही है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 2n कैसे डेवलप हुई। देखिए अनयूजुअल प्रोसेस ये है, तो यहाँ जो लाइन दे रखी है ना वो ध्यान रखें आप, यही एक लाइन है जो आपके क्वेश्चन बनता है। In some species the diploid egg cell is formed, देखो मैंने यही कहा अभी, diploid egg cell is formed without reductional division and developed into the embryo without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल प्रोसेस हो जाता है और ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस है बच्चों, ये बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के हुआ है। इसको एपोमिक्सिस का एक टाइप आप कहते हैं एंड दिस इज द डिप्लोस्पोरी। तो ये डिप्लोस्पोरी प्रोसेस है। अगर मियोसाइट डिफाइन ही नहीं हो तो उसको आप एपोस्पोरी कह देंगे। और एक मेथड आप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं जिसमें ऑर्डिनरी सेक्सुअल पार्ट तो प्लांट में चल रहा है, उस ऑर्डिनरी सेक्सुअल पार्ट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रहा है उसके अलावा बाहर एम्ब्रियो सैक के बाहर की कोई सेल, जैसे एनसीईआरटी लिखती है ना, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है एम्ब्रियो सैक के बाहर की कोई जो सेल है जिसको न्यूसिलर सेल आप कहते हैं, सराउंड द एम्ब्रियो सैक, स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड करना शुरू करती है, प्रोट्यूड एक डेवलप करती है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ऑर्डिनरी पाथ से तो एम्ब्रियो बन ही रहा था, उसके बाहर और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक डायग्राम से ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो ये हमारे पास आप कहते हैं एम्ब्रियो सैक था, ये इंटेगुमेंट, ये ओव्यूल था बच्चों, और ओव्यूल आप जानते हैं ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो जाइगोट बन गया, ये जाइगोट आपको पता है 2n स्ट्रक्चर बन गई और ये बन गया एंडोस्पर्म। तो ये अंदर तो सीड बन ही रहा है। इस न्यूसिलस की, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है जिसको न्यूसिलस आप कहते हैं, इस न्यूसिलस की कोई सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक के बाहर की सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दे और न्यूसिलस की कोई एक सेल जो है वो एम्ब्रियो बना दे। तो देखो एक एम्ब्रियो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है, इसको आप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है more often in many citrus and mango varieties of some of the nuclear cells surrounding the embryo sac। तो देखो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करने वाली ये न्यूसिलर सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। अब एक ही ओव्यूल में देखो एक सीड बनना चाहिए था क्योंकि एक ही एम्ब्रियो था, लेकिन अब बाहर वाले ने भी बना दिया तो एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो की प्रेजेंस हुई और एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो की प्रेजेंस होना या एक सीड में जो ओव्यूल है उसमें एम्ब्रियोज के साथ साथ आप कह सकते हैं सीड्स की प्रेजेंस होना, यही किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉली एम्ब्रियोनी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस है जिसमें आप कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज विद इन ए सीड और विद इन ओव्यूल। जैसे ऑरेंज का एक कॉमन एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इसको अगर आप स्क्विज करेंगे सीड को तो आपको एम्ब्रियो दिखाई देंगे। तो ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी प्रोसेस आप कह सकते हैं, इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हम कह रहे हैं। अब देखो हाइब्रिड सीड्स का इंपॉर्टेंस एक आपको बता रखा है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको ये भी कह रखा है, यहाँ ये भी बताया गया है कि जैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रोसेस था, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाइब्रिड वेराइटीज को प्रोफेसर एम एल स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ट्रिमेंडस इंक्रीज आया। जैसे लिखा गया ना, देखो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड सीड ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में तो ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी ये तो अच्छी बात है, हम इंडिपेंडेंट हुए, बहुत सारे सीरियल्स, फूड मटेरियल और खाद्यान्नों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन दिक्कत अब क्या है, ये जो हाइब्रिड है वो अगले साल हाइब्रिड नहीं रहता।
हाइब्रिड हाइब्रिड क्यों नहीं रहता? क्योंकि हाइब्रिड जो होता है, भारत में किसान सेवा केंद्र बने हुए हैं, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च और IARI कुछ हाइब्रिड वेराइटीज जो है वो जनरेट करती हैं, जो प्लांट साइंटिस्ट है वो जनरेट करते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं। किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो हम लाते हैं और खेती में काम में लेते हैं, कल्टीवेट करते हैं। लेकिन आप उन हाइब्रिड सीड्स को जब बोते हैं खेत में, कल्टीवेट जब करते हैं, तो आप क्रॉस पॉलिनेशन से उसको नहीं बचा सकते। इसका मतलब अगली जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन में कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाएंगे। कैरेक्टर्स का क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन। और कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा, इसका मतलब जो संकर आप लाए थे, जो हाइब्रिड आप लाए थे, संकर अगले साल संकर नहीं रहा, क्योंकि संकर पर आसपास की हवाओं फिजाओं मतलब एनवायरमेंट का असर आ गया। तो ये संकर अगले साल संकर नहीं रहा, तो हाइब्रिड को हाइब्रिड मेंटेन करने के लिए वो कह रहा है एपोमिक्टिक्स में उसको प्रोड्यूस करवाना चाहिए। देखो ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली and cost of the hybrid seed become too expensive to farmer if these seeds are made into apomix। अगर ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो एपोमिक्सिस में बना लिए जाए तो वहां कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा, और कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा इसका सीधा मतलब आप ये कह सकते हैं ये अपने जो मैटरनल कैरेक्टर उनको मेंटेन रखेंगे। जैसे इससे पहले आप एपोमिक्सिस पढ़ रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बन गया। इसका मतलब जो मैटरनल प्लांट हैं उनके आइडेंटिकल प्लांट बने, जबकि हाइब्रिड में कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो गया। तो एपोमिक्स जो होते हैं उन एपोमिक्स में कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। देखो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हमने खत्म कर ली है, और एम्ब्रियोलॉजी में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जितना डिटेल में जितना अच्छे तरीके से मैं कर सकता था। बच्चों टास्क ये है कि हमें शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को डिस्कस करना है, इसलिए उतनी ही बात मैंने करी है। आप अपनी NCERT साथ लेके बैठें और उसमें जो जहां मैं बोल रहा हूँ मार्क करते रहे। अगर इतना थोरोली NCERT आपने पढ़ रखी है तो नीट के एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपकी अप्रोच से बाहर नहीं रहेगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। अगले किसी यूनिट में फिर मिलते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।